हेलो एवरीवन, स्फेरिकल मिरर में हम लोग मिरर फॉर्मूला देख चुके हैं और देख चुके हैं मैग्निफिकेशन, नहीं दोनों चीज देख चुके हैं। कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे और कुछ छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स लेंगे और इसको चैप्टर को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। थ्रू दीज क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन an object is kept at a distance, when an object is kept at a distance 80 centimeter from, when an object is kept at a distance 80 centimeter from a spherical mirror, from 80 centimeter from a spherical mirror, spherical mirror ऐसा करके पूछा। कोई ऑब्जेक्ट को किसी एक स्फेरिकल मिरर से, अब क्यों स्फेरिकल लिखे, सीधे लिख ही लेते हैं कि कॉनकेव मिरर, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर द इमेज forms at a distance 60 centimeter from mirror। ठीक है। if object is kept at a distance 60 centimeter from mirror, 60 centimeter from mirror, find at what distance the image will form, क्या मेरी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बोला कि कोई एक स्फेरिकल मिरर में उससे अगर हम कुछ 80 सेंटीमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो इमेज कितना दूर पे बनेगा ये आपको बताना है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो पहले कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो हम क्या करेंगे, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और उसमें से आपको f निकालना पड़ेगा। फिर सेकंड केस के लिए u दिया हुआ है, f पता चल चुका है, u दिया हुआ है, u कितना है 60 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -60 लेंगे लेकिन u दिया हुआ है, f निकल चुका है, फिर v निकाल सकते है कि नहीं। तो पहले u और v दिया हुआ है वहां से f निकालेंगे, है ना। और फिर f पता चल गया है, दूसरी केस के लिए u दिया हुआ है, फिर वहां से v निकालेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग ऐसे करते हैं और v का वैल्यू निकालते हैं तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखोगे ये क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेशन भी आप देख के बोल सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा प्रैक्टिस तो हो जाए, कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कोई एक ऑब्जेक्ट को मिरर से 80 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया। लेट फोकल लेंथ इज f0। तो ये सही मेथड नहीं है करने का न्यूमेरिकल को, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के चलते u v f जानने के चलते हम इसको कर रहे हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। लेट फोकल लेंथ इज f0। तो चलो वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट केस में u कितना था, कोई बताएंगे? ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, u को लेंगे -80। v कितना था? -60।
फोकल लेंथ को क्या लेंगे, माइनस कॉन्केव मिरर है ना, कॉन्केव मिरर में फोकल पॉइंट सामने होता है, मिरर के सामने वाले सारे चीज नेगेटिव होते हैं, है कि ना। मिरर के पीछे जो चीजें होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। आप मिरर के सामने खड़े होते कि पीछे खड़े होते हो, मिरर के सामने ही तो खड़े होते हो, यू आर ऑल नेगेटिव, जो दिखता है वो सब पॉजिटिव। एनीवे वो मजाक कर रहे थे। अच्छा अभी देखिए, अभी हमें F0 पता करना है। हमें मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, डालो वैल्यू 1/-F0 इज इक्वल टू 1/-60 प्लस 1/-80। क्या आप यहां से F0 का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ मिल जाएगा, यहाँ से F0 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ये हमको मिल गया F0, अब पूछा है अगर ऑब्जेक्ट को हम 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा? तो क्या F0 का वैल्यू निकलेगा? निकाल के बताइए। सेकेंड केस में पहले से बता चुका हूं कि ये सही तरीका नहीं है। क्यों करवा रहे हैं सर? थोड़ा ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन प्रैक्टिस में तो आ जाए, आज की क्लास के लिए वार्म अप हो जाएंगे इसमें। सेकंड केस में f क्या है हम निकाल चुके हैं, अभी निकालेंगे। यहाँ पर F0 का वैल्यू लिखेंगे माइनस F0 कितना आया? 240/7 माइनस 240/7 सेंटीमीटर। अच्छा सेकंड केस में क्या u आपको दिया है? क्या दिया है? -60 सेंटीमीटर। क्या आप भी निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। सिंप्लीफाई करिए, सबका अपना अपना वैल्यू डालिए, सिंप्लीफाई करिए और देखिए कितना आ रहा है। चेक कैलकुलेट करिए और देखिए कितना आ रहा है वैल्यू। हाँ सॉरी, मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया हूँ। इट इज 1/f माइनस 1/u, इट इज 1/f माइनस 1/u। कितना होगा ये? निकालिए। 1/f का वैल्यू आप जानते हो, 7 माइनस वैल्यू है यहाँ पे, ये माइनस है, वैल्यू डालो सबका, सिंप्लीफाई करो और चेक करो आंसर क्या आ रहा है। चेक दैट योर आंसर इज कमिंग हाउ मच। निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है। और आपको यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा जिसको आप कभी नहीं भूलना, एकदम याद रखना। अब मैं बताया कि सारा क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं बिना पेन पेपर का, है ना। कैसे करेंगे देखेंगे, पहले इसको करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया ये 240/7 और इसको लेके हम लोग सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉर द सेकेंड केस। 1/v प्लस 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u और वैल्यू डाला जाए तो ये आएगा -1/80, मतलब v इज -80 सेंटीमीटर। मतलब कहां पर होगा इमेज? मिरर से 80 सेंटीमीटर दूरी पे इन द फ्रंट ऑफ इट। समझ में आया? चलिए इसके पीछे कहानी क्या है देखते हैं। लेट अस मेक यूज ऑफ स्मार्ट थिंकिंग। सेकेंड मेथड देख रहे हैं हम, स्मार्ट थिंकिंग। हमें मालूम है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। ये फॉर्मूला हमको मालूम है ना। अच्छा सपोज हम कहेंगे व्हेन u is a, v is b, तो हम कहेंगे 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। नहीं ऐसे कहेंगे। देखो u is a लिए हैं, यहाँ पर 1/u लिखे थे तो हम ऐसे लिखेंगे थोड़ा इसको, टू जस्ट अवॉइड कंफ्यूजन। थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है। 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/f। अच्छा व्हेन u is b, v क्या होना चाहिए? मतलब 1/v प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर देखो 1/b प्लस 1/a 1/f। अगर b का u का वैल्यू b हो गया, b का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो,
क्या कंपेयर करोगे? 1/b प्लस 1/a होता है 1/f, 1/v प्लस 1/b होता है 1/f, मतलब v कितना है? a की बराबर है। समझ में आ रहा है? देखो जब u था b में, v था a में, u था a में, सॉरी u था a में, v था b में। समझने की कोशिश करो, जब u आ गया b में, v कहां पर आ गया? a में। मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह रहेगा, इमेज एक जगह बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह ले लेंगे तो इमेज कहां बनेगा? जहां ऑब्जेक्ट था। ये चीज समझाने वाली बात था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरा डिस्कशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें से हमें ये समझ में आ रहा है कि पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज are interchangeable. Positions of object and image are क्या है? Interchangeable. Interchangeable मतलब ये हुआ if object is taken to the position of image, then the new image will form at old position of object. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? जब ऑब्जेक्ट, हम क्वेश्चन में क्या था ये आप लोग लिख लिए क्या? न्यू इमेज विल फॉर्म एट ओल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर ऑब्जेक्ट एक जगह होने से इमेज एक जगह होता है और ऑब्जेक्ट को इमेज की पोजीशन पे ले लेंगे तो जो नया इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? पहले ऑब्जेक्ट जहां पर था। इमेज को, ऑब्जेक्ट को अगर इमेज की पोजीशन पे ले लेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो देखो तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? When the object was at a distance of 80 centimeter, image was at a distance of 60 centimeter. If the object is at a distance of 60 centimeter, कहां पर इमेज होगा? 80 सेंटीमीटर। जो आप लोग इतना मेहनत करके निकाले, समझ में आ गया ना? कहां पर बनेगा? एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो सीधे सीधे इसका आंसर को हम लिख सकते हैं। समझ में आया? ये सब कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन, इन द सेकेंड केस, image will form at old position of object, that is at 80 centimeter from mirror। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? Is it understood? हाँ, अगर किसी एक मिरर में ऑब्जेक्ट को मिरर से 50 सेंटीमीटर दूरी पे रखे, कहाँ पे? 50 सेंटीमीटर दूरी पे, पता चला इमेज बन रहा है एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। और ऑब्जेक्ट को अगर 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा? एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। दोनों का पोजीशन इंटरचेंजेबल है। तो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छी थी। दूसरा, फाइंड और कमेंट on the position of image when, bit number 1, object is at a large distance, bit number 2,
ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पूछा है। बताओ ये दोनों केस में इमेज कहां पर बनेगा? कब? जब ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस में, कोई एक मिरर को लिए, है ना, और उसमें से आप सॉन तो काफी दूर पे है, सॉन का इमेज कहां बनेगा देखना चाहते हो? प्लेन में तो आप जानते हो, प्लेन मिरर में सनलाइट आता है तो हम खिड़की से दूसरे वॉल पे डाल सकते हैं। क्या यूजिंग ए कॉन्केव मिरर सनलाइट को हम दूसरे वॉल पे डाल सकते हैं? चलिए सोचते हैं क्या होगा। चलिए सोचते हैं। ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फास्ट लेट concave mirror when object is comment on the position of image when object is at a large distance and a small distance at the focus. In case of a concave mirror की केस में क्या होगा? अच्छा सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला केस में लेट फोकल लेंथ इज f0। सो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? इट इन लार्ज डिस्टेंस, यू कॉल इट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? लार्ज डिस्टेंस में। यू का वैल्यू क्या ले लेंगे? बहुत दूर पे है, इन्फिनिटी पे है ना। अच्छा तो f क्या है? f होता है माइनस f0। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू डालें, 1/f क्या हो गया? माइनस 1/f0 माइनस 1/इंफिनिटी। और क्या आपको मालूम है 1/इंफिनिटी कितना होता है? 1/इंफिनिटी 0 होता है। एनीथिंग बाय 0 होता है इनफाइनाइट, 1/इंफिनिटी होता है 0। तो ये क्या बन गया? इट इज माइनस 1/f0। मतलब v क्या है? माइनस f0। तो कहां पे इमेज बनेगा? एट दी फोकस। मतलब कोई कॉन्केव मिरर को लेके सन की लाइट को कैप्चर करके वॉल पे डालने की कोशिश करोगे, वॉल पे गिरेगा, वो तो अपनी फोकस पे गिरेगा। हाँ, अगर फोकल पॉइंट वॉल पे है, इतना दूर है तो गिरेगा। जैसे प्लेन मिरर में हम डाल सकते हैं यूजिंग ए कॉन्केव मिरर, यू कैन नॉट डू सो। समझ में आया क्या? हाँ, तो हम कहेंगे द इमेज will form at focus। दूसरा बिट का आंसर बिना कोई कैलकुलेट के कोई बता सकता है क्या? सोचो तो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगा? दे आर इंटरचेंजेबल, इट विल फॉर्मेट इंफिनिटी। जिनको मालूम नहीं है वो लोग निकालेंगे और हम भी उनके साथ मिलके निकालते हैं। चलिए ना, दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या है? माइनस f0। फोकल लेंथ क्या है? माइनस f0। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू डालो, माइनस 1/f0 माइनस 1/f0 कितना हो गया? 0। मतलब v इज इनफाइनाइट। So when the object is at infinite, image will be, sorry, object is at focus, image will form at the infinity। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes। ये चीजें भी समझ में आ गया सबको बढ़िया से। तो v का वैल्यू आया इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे? When object is at focus। वो माइनस इंफिनिटी होगा ना? हाँ, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होता है? दूर है। माइनस का मतलब मिरर के सामने है ना। हाँ, तो when object is at focus the image forms at infinity, मतलब लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर पे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा, प्रीवियस क्लास में बताया था, किसी को याद है क्या? इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ बनता था?
इमेज भी, ये इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में था। वो ये आप लोगों को पूछेंगे यहाँ पर होगा तो क्या होगा, वहां पर होगा तो क्या होगा, तो ढेर सारी चीजें आपको याद रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन बी ऑन सी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ता है नहीं पड़ता है ना। तो लेट अस हैव सम अदरवाइज टेक्निक्स टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा आप लोग इसको लिख लीजिए। दो चीज देख लिए, ऑब्जेक्ट अगर है आपका फोकस पे, इमेज बन रहा है इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में तो इमेज बनेगा फोकस में। सपोज जैसे हम लेंस लगा के किसी पेपर को जलाने की कोशिश करते हैं, मिरर लगा के जलाने की कोशिश करोगे है ना, तो क्या करोगे, सन को एक्सपोज करके रखोगे मिरर को और उसकी फोकल पॉइंट पे एक पेपर रखोगे, वहां पर सारे रे फोकस हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे तो वहां पर वो जलने की हीट जनरेट होगा वहां पर। आर यू गेटिंग? लेंस में जैसे करते हैं है कि नहीं, तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बड़े काम की चीज है। आप लोग कभी वो घर के छत पे लगा हुआ डिश एंटीना देखते हो? कैसा है डिश एंटीना बताओ? ऐसा एक, हाँ कनकेव होता है, उसके सामने थोड़ा अगर हम आपको दिखाए, वो डिश एंटीना ऐसा होता है और डिश एंटीना ऐसा होता है और यहाँ से कुछ फ्रेम रूम लगा के एक रिसीवर यहाँ पे लगाते हैं, देखे हो? हाँ, तो जो सिग्नल्स आएंगे वो सारे जो सिग्नल आएंगे इधर से, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां पर गिरेंगे, सब रिसीवर पे गिरेंगे। हाँ, अगर कोई पूछेगा आपके घर में जो डिश एंटीना लगा है उसका फोकल लेंथ कितना है, मेजर कर सकते हो क्या? देखोगे ये जो लगा है ये मिरर से कितना दूर पे, दैट इज द फोकस। थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, कितना दूर पे लगाएंगे, किसी भी दूर पे लगा देंगे तो होगा क्या, सारा रे जहां पर फोकस होंगे वहां पर उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा तो कैच कर पाएगा। और इसको थोड़ा अगर अंदर बाहर की तरफ कर दिए तो फिर तो पता चला ये सिग्नल कैच नहीं कर रहा है, नहीं? अच्छा, ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज होता है। अभी हमें ढेर सारी चीजें देखना है, ध्यान से सुनना। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा होगा कि छोटा होगा, कहां पे होगा, इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट भागेगा तो इमेज भी तो भागेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगा, ऑब्जेक्ट से जोर भागेगा कि ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे भागेगा, ये सारा चीज को एक क्लू के अंदर हम लोग याद रख सकते हैं। हाँ, क्या क्या देखना है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज के बारे में सब कुछ, कहां पर होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, मैग्नीफाइड कि डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट भागेगा तो इमेज उससे जोर भागेगा, उसके धीरे धीरे भागेगा, उससे धीरे धीरे भागेगा। ये सारा चीज को हम लोग एक कंसेप्ट के अंदर निकाल सकते हैं। ये सारे यूजुअली आपके क्वेश्चंस होते हैं। Your object is kept between this and this. बताओ where will be the image, it will be magnified or diminished, erect or inverted, real or virtual, ऐसे करके पूछते रहते हैं, तो आपको ढेर सारी चीजें याद रखना पड़ता है। But now we'll see otherwise method, जो आपकी बुक में नहीं। चलिए उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, सपोज हम कहेंगे हमारे सामने कोई एक मिरर है, यहाँ पे बात करें हम एक मिरर का, एक मिरर है यहाँ पे, और इस मिरर के ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मिरर का ये हो गया सपोज फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यही होगा, है ना। और ये मिरर को थोड़ा हम लोग बियॉन्ड द पोल भी उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये यहाँ पर ले आए इसको, ये होगी मिरर, आप ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कौन होता है, पोल। चलो ये जो दूर पे है इसको हम कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि मिरर के सामने है, और ये जो पीछे जो दूर पे है उसको कहते हैं प्लस इन्फिनिटी। क्या ये फिगर समझ में आया? कोई भी नया चीज तो मैं बताया नहीं, जो आपको मालूम है वही लिखा हूं। अब हमें अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां पर होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, जोर से भागेगा धीरे से भागेगा, और सारा चीज एक ही फिगर से निकल जाएगा। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा।
लाइन देखो, चलो ये जो सारा सेक्शन है देखो, मैं माइनस इंफिनिटी सी एफ पी और प्लस इंफिनिटी को लेके पूरा प्रिंसिपल एक्सिस को 4 टुकड़ा किया हूं। आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैं उनको नाम देता हूं। आई कॉल दिस एज रीजन 1, ये हो गया रीजन 2, ये हो गया रीजन 3, ये हो गया रीजन 4। ध्यान से देखना, इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर अवेलेबल बुक्स। तो इससे बहुत आसानी से बहुत सारी चीज हल हो जाते हैं। आर क्या है? रीजन। कौन सा? इंफिनिटी से सी तक। रीजन 2 सी से एफ, रीजन 3 एफ से पी, और रीजन 4 पी से इंफिनिटी। याद रखना है। पहले पोजीशन के बारे में, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट is in region 1, then image will be in region 2। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में होगा, इमेज कहां पे होगा? इन रीजन 2। ओ, समझ में आया? और बताने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर रीजन 2 में होगा तो इमेज कहां पर होगा। क्या आप बता सकते हो? रीजन 1। क्योंकि हम जानते हैं यू एंड वी, द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, व्हेन इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1, इमेज विल बी इन रीजन 2 एंड वाइस वर्सा। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, लिख लो, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? सिमिलरली आप कहोगे इफ ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 2 तो इमेज होगा रीजन 1 में, हमें समझ में आता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो गया रीजन 3 में, देन इमेज विल बी इन रीजन 4। है ना इंटरेस्टिंग? एंड वाइस वर्सा। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे होगा, इमेज उधर होगा। 1 में ऑब्जेक्ट, 2 में इमेज, 2 में ऑब्जेक्ट, 1 में इमेज, 3 में ऑब्जेक्ट, 4 में इमेज, 4 में ऑब्जेक्ट। अरे मिरर के पीछे रखोगे इमेज बनेगा? अरे नहीं, लेकिन बनेगा। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपके लेवल में छोड़ो। क्योंकि अगर 2 रे, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है? जहां पर इंसिडेंट रे मिलते हैं। अगर 2 ठो रे ऐसे ऐसे करके आएंगे तो ये तो कहीं आके इधर कहीं मिलेंगे दोनों रे, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो रिफ्लेक्ट करके कहां पर बनेंगे? ये इस रीजन में बनेंगे। अगर दी जो आपका इंसिडेंट रेज है, दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज समवेयर इन रीजन 4, देन रिफ्लेक्टेड रेज विल कन्वर्ज समवेयर बिटवीन एफ एंड पी। उसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में? खैर, अभी तो उसके बारे में हम लेने जाना नहीं, अभी आपको समझ में आ गया। बताओ, कोई ऑब्जेक्ट अगर सी से इंफिनिटी के बीच में है, इमेज कहां पर होगा? सी से माइनस इंफिनिटी के बीच में है तो बियॉन्ड सी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, वेयर द इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। आपको R2 R1 आपके स्कूल टीचर नहीं समझेंगे, आपको लिखना है बिटवीन सी एंड एफ। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, वेयर द इमेज विल बी बियॉन्ड सी। अच्छा, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, क्या लिखोगे? इमेज विल बी एफ एंड पी। रीजन 3 में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां होगा? इट इज बिहाइंड द मिरर। इट विल बी बिहाइंड द मिरर। मतलब वर्चुअल होगा कि रियल होगा? वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट को अगर रीजन 1 में रखेंगे बियॉन्ड सी, रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल? रियल। समझ में आ रहा ना? ये डायग्राम याद रखना कोई डिफिकल्ट है क्या? कुछ नहीं है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे, जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? वर्चुअल। अरे सी और एफ के बीच में रखेंगे, इमेज कहां बनेगा? हाँ, बियॉन्ड सी, तो बनेगा रियल। नहीं? और कोई और आप जानते हो कि जो रियल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है? इन्वर्टेड होता है। याद रखना है तरीका क्या बताया था? जितने सारे इमेज हम मिरर में देखते हैं सारे इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, दे कैन नेवर बी इन्वर्टेड। समझ में? तो ऑल रियल इमेजेस आर इरेक्ट, ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। तो अभी मैं आपको दोबारा पूछता हूं, सोच के थोड़ा बताना बिफोर आई गो फॉर एनी अदर क्वेश्चन। हमारे पास कोई एक कनकेव मिरर है, सोचो उसका फोकल लेंथ है से 30 सेंटीमीटर,
बताना आपको ये है कि इस कनकेव मिरर का सामने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? रियल होगा नहीं। और इमेज आपका इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? रियल मतलब इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया? फाइन। अभी हमें ये पता चल गया कि इमेज कहां पर होता है, वो रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। याद रखना मिरर की ऑल रियल इमेजेस, ये याद रखना कि ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ये याद रखना है ना। ऑल वर्चुअल इमेजेस आर, कभी कभार आप हो सकता है कि भूल जाओगे सर कौन सा क्या था। अब याद करो मिरर में जब आप अपना इमेज देखते हो क्या देखते हो? इरेक्ट देखते हो कि इन्वर्टेड देखते हो? इरेक्ट। मतलब ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ही तो हमें दिखाई देता है। अच्छा, तो पोजीशन के बारे में पता कर लिए फ्रॉम दिस डायग्राम। चलिए ये डायग्राम से ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता चल गया। अब पता करना है कि मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, बड़ा होगा इमेज कि छोटा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यह हमें पता करना है। हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा। समझ में आया? पहला चीज सबको समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, साइज। बात कर रहे हैं हम साइज का। साइज ऑफ इमेज कैसे पता करेंगे? ध्यान रहे, इफ साइज ऑफ रीजन ऑफ इमेज इज greater than that of object, then image is magnified. Image is magnified. And vice versa. समझो क्या हो रहा है, समझो क्या हो रहा है। इफ साइज ऑफ रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक रीजन में बन रहा है, इमेज एक रीजन में बन रहा है। अगर इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से बड़ा है तो इमेज बड़ा होगा, इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से छोटा है तो इमेज छोटा होगा। जैसे देखो, अब लेट अस गो बैक टू द थ्योरी अगेन। यहां पर फिगर को सपोज बताओ तो R1 और R2 में से रीजन कौन सा बड़ा है? R1 बड़ा है, वो इन्फिनिटी तक गया है। R2 तो छोटा है, यहां से यहां तक नहीं। और क्या बता सकते हो C और F के बीच में डिस्टेंस क्या है? अरे नहीं, ये पूरा होता है R, हाँ R/2। C और F के बीच में डिस्टेंस होता है R/2। तो रीजन 1 बड़ा है, रीजन 2 छोटा है। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम रीजन 2 में रखेंगे, इमेज कहां बनेगा? रीजन 1 में। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? इमेज का रीजन बड़ा हो गया, जिसका रीजन बड़ा वो बड़ा। तो इमेज अगर बड़ा वाला रीजन में बन रहा है तो बड़ा वाला इमेज बनेगा। आर यू गेटिंग? अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देंगे, इमेज यहाँ पे बनेगा। ये रीजन छोटा है, छोटा बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। तो when the object is beyond C, the image will be diminished. When the object is between C and F, image will be magnified. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब आपको सोचना है और बताना है कि ऑब्जेक्ट को अगर F और P के बीच में रख देंगे, जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा? क्योंकि ये वाला रीजन बड़ा है तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक छोटा सा फिगर से काफी चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए जो हमें समझ में आया उसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट करके याद कर लेते हैं। नाउ डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसके हिसाब से इमेज बड़ा होगा कि छोटा होगा। नहीं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पूछूंगा कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई एक मिरर था जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अगर इफ ऑब्जेक्ट is kept at a distance 90
90 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, देन द इमेज इज, बताओ रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है। ये तो पहला डिस्कशन से पता कर लिए थे, बस बाकी रह गया पता करना मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है। क्योंकि कहां पर रखें? 90 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो सी कितने में होगा? 80 सेंटीमीटर में। दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, द इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी रीजन इज छोटा रीजन मींस इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, यस, ये आपको समझ में आना जरूरी है। देखो ये सब जो क्लू है ना, किसी बुक वगैरह में नहीं दिया है, आप लोग इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सॉल्व करने में काफी मदद मिल जाएगा। हाँ, तो सारा चीज मिल गया। इमेज कहाँ पर होता है? रियल होता है कि वर्चुअल होता है? इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है? मैग्नीफाइड होता है कि डिमिनिश्ड होता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? डिमिनिश्ड वाला बताते हैं। बोल रहा है कि डिमिनिश्ड कैसे हुआ, थोड़ा बताइए सर। ठीक है, हम तो इधर खड़े हैं बताने के लिए। लेट्स सी डिमिनिश्ड कैसे हुआ, थोड़ा इसको चाहिए। देखो भाई, दिया है इसमें जो आपका मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ से ऐसे अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करोगे तो आपका फोकस यहाँ पर कहीं आएगा और सी यहाँ पे आएगा, और ये हो गया 40 सेंटीमीटर, तो ये भी 40 है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 80। वेयर इज योर ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर? इधर कहीं खड़ा है। इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। ये रीजन 1 हो गया तो रीजन 2 में बनेगा। रीजन 2 छोटा है तो इमेज छोटा सा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, साइज ऑफ इमेज देख ली। नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो कि अगर हम इस केस को बात इस पहला फिगर कोई कंसीडरेशन में लेते हैं। चलिए मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि यहां पर रखा हुआ था, तो इसका इमेज कहां बन रहा था? रीजन 2। बिटवीन सी एंड एफ, रीजन 2 में बन रहा था। इरेक्ट बन रहा था कि इन्वर्टेड बन रहा था? रियल इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड बन रहा था? Diminished। डिमिनिश्ड बन रहा था। छोटा सा था, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा इमेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में ले लेता हूं, फिर द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, वेयर इज द इमेज इज एट एफ। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रहता है इमेज इन्फिनिटी में रहता है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में इमेज बनेगा एफ। अच्छा, अभी अगर मैं इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, कैसे लेके आ रहा हूं? आई एम मूविंग दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे लेके गया। जब लेके गया तो ये जो इमेज था पहले कहाँ था? जब ये इन्फिनिटी में था ये यहाँ पे था, तो ये इमेज एफ पे था। अब वो किधर जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा कि टुवर्ड्स राइट जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम इसको इधर लाने लगे तो पता चला ये जो इमेज है, ये इमेज ऐसे जाने लगा, है कि नहीं? साइज भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे साइज भी बढ़ाते जाएगा। और बताओ, क्या बता सकते हो कहाँ पे ये दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? सी, क्योंकि जब ये सी में पहुंचेगा तब भी वो भी आके सी में पहुंचेगा। When the object is at C, image will be at C. So they take over, they cross over each other at point C. नोटिस करने वाली बात हुआ, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, इमेज इधर जा रहा था, मींस देयर वेलोसिटीज आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जैसे मूव करेगा इमेज उसका उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया? और क्या समझ में आया? जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ये इमेज फोकल लेंथ पे था। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए, ये यहां से सी तक आया। कौन ज्यादा डिस्टेंस आया? ऑब्जेक्ट की इमेज। कौन पहले आया? एक साथ आया। जब ये आ गया यहाँ पर तो ये भी आ गया। तो इसको इन्फिनिटी से आने के लिए जितना समय लगा, इसको एफ से सी तक आने के लिए उतना समय लगा। किसका स्पीड ज्यादा है? ऑब्जेक्ट का कि इमेज का? ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है। अरे यो इन्फिनिटी से सी पर आया, ये एफ से सी पर गया बराबर समय में।
ये थोड़ा सा डिस्टेंस गया है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर। व्हाई? बिकॉज द रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर। तो क्या याद रखना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। नॉट ओनली दैट, जिसका रीजन बड़ा है उसका स्पीड ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर इमेज का रीजन बड़ा है तो इमेज का स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का रीजन बड़ा है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है। समझ में आया क्या? बस वही चीज को लिखने वाले हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट and image are always in opposite directions। ये भी समझ में आया है ना? if region of image is greater than region of or that of object, then किसका स्पीड ज्यादा होगा? Image का। Then speed of image is more than speed of object and vice versa। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it not a very easy method to remember so many things? Yes, आपको पता चल गया, ये सारा चीज हम आसानी से याद रख सकते हैं, है कि नहीं? क्या क्या चीज पता चल गया? अब इमेज का लोकेशन क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, जोर से भागेगा कि धीरे से भागेगा, सारा चीज एक ही डायग्राम से पता चल गया। क्या ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कोई एक कन्वेक्स मिरर है, ये ऐसा है कन्वेक्स मिरर, और हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा तो होता है, लेकिन उसका फोकल पॉइंट वगैरह सब कुछ कहाँ पर होते हैं? मिरर के पीछे होते हैं। तो ये होता है F, ये होता है C, ये होता है प्लस इंफिनिटी, ये होता है माइनस इंफिनिटी, ये होता है पोल। अगर इसमें ऑब्जेक्ट रखोगे तो सिर्फ पोल और इंफिनिटी के बीच में रखो, और तो कोई दूसरा चांस है ही नहीं। बट हमारा रीजन का नेमिंग वही है, ये है रीजन 1, ये है रीजन 2, ये है रीजन 3, ये है रीजन 4। ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1, where the image will be in region 2। ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1 मींस इमेज विल बी इन रीजन 2। अगर यहाँ पर रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज तो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बनेगा मतलब रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा तो बताओ इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल होने से इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बनेगा। अच्छा, ये रीजन में बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा? रीजन 1 के लिए रीजन 2 में बनेगा। बताओ बड़ा इमेज बनेगा कि छोटा इमेज बनेगा? छोटा इमेज। मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड? क्योंकि रीजन छोटा है भाई इसके कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे छोटा इमेज बनेगा ऐसे। तो क्या कहेंगे? फॉर एनी पोजीशन ऑफ object in front of a convex mirror, the image is always कैसा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। समझ में आया क्या?
ये बात हुआ। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं सबको? Yes, sir. रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में तो है। समझ में आया? चलिए यूज के बारे में देखते हैं। यूज के बारे में देखते हैं, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कौन से केस में यूज क्या है कोई मिरर का, है ना। चलिए Sir, थोड़ा लिखो। ये हम लोग, पिछला पेज थोड़ा दिखा देंगे? हाँ श्योर श्योर श्योर, देख लो। ये भी हम लोग वेलोसिटी इमेज देख चुके हैं। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है वो भी देख चुके हैं। कनकेव मिरर में बहुत सारा ऑप्शन था आपके साथ, रीजन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, लेकिन कन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ रीजन 1 ही है। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज विल बी इन रीजन 2, दैट टू डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, है कि नहीं। अच्छा तो चलिए चलिए, ये अगर हमें समझ में आ गया, अभी हम यूजेस के बारे में देखेंगे। कौन सा मिरर यूज करेंगे, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कौन सा केस में। मैं आपको डिफरेंट केसेस देने वाला हूं और आपको प्रेडिक्ट करना है कौन सा मिरर हम देखेंगे। समझ में आया? चलिए कोशिश करते हैं। अच्छा, पहला हुआ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ ए बाइक। कौन सा मिरर होगा? अब देखो ना, हैंडल के ऊपर मिरर लगा रहता है। Convex mirror. So, कौन सा मिरर होगा? concave है। कनकेव है कि कन्वेक्स है? अच्छा, कोई एक मिरर को देख क्या पता कर सकते हो कनकेव है कि कन्वेक्स है? Yes, yes. हाँ, आज जाके गाड़ी में देख लेना कौन सा मिरर है। गड्ढा जैसे लग रहा है, कनकेव है, थोड़ा हल्का सा है ना, उठ के है तो हम कहेंगे कन्वेक्स है। कौन सा मिरर होगा? Sir, convex. देखो भाई, मिरर में हमें पीछे का चीजें दिखता है ना, मतलब जो इमेज आप देख रहे हो पीछे वाले जो कोई आ रहा है देख रहे हो ना, वो वर्चुअल है कि रियल है? So, virtual है, zero. अच्छा, वो बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है? सब बड़ा। छोटा। अरे अरे उसमें लिखा था ऑब्जेक्ट सीन इन। अरे, तुम्हारा पीछे ट्रॉक आ रहा है, अगर इमेज ट्रॉक से भी बड़ा होगा तो तुमको मिरर में दिखेगा क्या? वो तो छोटा सा दिखना चाहिए ना, है कि नहीं। तो जो इमेज हमें दिखाई देता है किसमें, इन केस ऑफ, जो इमेज हमें दिखाई देता है इन केस ऑफ हमारा क्या रियर व्यू मिरर, वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, क्योंकि दिखाई देता है, और डिमिनिश्ड होता है। तो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन कभी कभार घुमा के दूसरे तरीके से भी आता है। ये होता है कन्वेक्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इनफैक्ट कन्वेक्स मिरर में ना रीजन ऑफ साइट ज्यादा होता है। हम बताए थे रीजन ऑफ साइट क्या है? जिस रीजन में कोई रहने से आप उसको देख पाओगे, है कि नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इधर से इधर, मतलब ये लाइन से ये लाइन के बीच में कुछ भी रहेगा तो आपको दिखाई देगा, मतलब बहुत सारा वाइड रेंज को लेता है। बताए थे कि रीजन ऑफ साइट, रीजन ऑफ परव्यू बताया था ना। हाँ, तो इसीलिए वो कभी कभार पूछते हैं कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, बिकॉज वी कैन सी ए वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। दूसरा कि वी कैन कवर ए वाइड रेंज बिहाइंड द व्हीकल, ठीक है। अच्छा सर, वो बताओ, mirror में लिखा रहता है सर ऑब्जेक्ट। बताएं बताएं बताएं। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। कॉन्केव। डेंटिस्ट क्या करता है? देखो वो क्या करता है, आपकी दांतों में जो सुरंग है उसको दिखता नहीं है, ये आपकी दांत है, सर कॉन्केव। आपकी ही दांत है, ठीक है। तो क्या करता है, एक 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 डंडा रहता है, उसके सामने एक छोटा सा मिरर रहता है, और वो दांत को नहीं देखता है, इधर से क्या देखता है, वो मिरर को देखता है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा होल है तो ये मिरर में वो होल उतना ही बड़ा दिखना चाहिए कि और बड़ा दिखना चाहिए कि और छोटा दिखना चाहिए, और बड़ा। और बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। कब? जब मिरर को इसके पास रखे, मिरर को लाके दांत के पास रखे, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस रखे तो मैग्नीफाइड इमेज बना, वो भी वर्चुअल बना, दिखाई दिया ना। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट क्लोज टू द मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखे ना, एफ और पी के बीच में रखेंगे तो वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनता था। तो ये कौन सा मिरर यूज करेगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? कहेंगे इट इज यूजिंग कॉनकेव मिरर। ट्रेन का हेडलाइट,
ट्रेन का हेडलाइट चाहिए। ट्रेन जब जा रहा है, ट्रेन वाले लाइट डालते हैं, कहाँ डालने की कोशिश करते हैं? इर्द गिर्द साइड में कि रेल के ऊपर? सर रेल के ऊपर। वो चाहते हैं कि हमारा हेडलाइट जो सीधे रेल के ऊपर गिरे, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है हमको क्या मतलब है ही नहीं, वो रेल के ऊपर गिरे। मतलब सोचो कि अगर आपके पास कोई एक लाइट है और आप चाहते हो कि इसका सारा का सारा इल्यूमिनेशन, सारा का सारा रे सीधे ऐसे जाए, तो क्या करोगे? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, क्या करोगे आप करोगे इसको लेके किसी एक कनकेव मिरर के फोकल लेंथ पे रख दोगे। अगर इसको किसी एक कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पे रख देते हो तो यहां से जितने सारे रे निकलेंगे रिफ्लेक्शन करने के बाद सीधे सामने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Yes, sir. क्योंकि when the object is at focal length, the ray goes and reflects parallel to principal axis। तो आपको अगर स्पॉटलाइट बनाना है, देखो ना मूवी वगैरह में देखे होगे, स्पॉटलाइट लेके कोई मीनार के ऊपर खड़े होके स्पॉटलाइट लेके ढूंढते हैं। स्पॉटलाइट बनाना है या फिर ट्रेन का हेडलाइट बनाना है तो कौन सा मिरर यूज करोगे उसका रिफ्लेक्टर की तरह? Concave. कॉनकेव। आपका टॉर्च लाइट का रिफ्लेक्टर कॉनकेव है कि कन्वेक्स है? Concave. कॉनकेव है। और बॉल को कहाँ रखा गया है? उसकी फोकल पॉइंट पे, ताकि जो रे निकलेगा सीधे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे स्पॉटलाइट कौन सा रिफ्लेक्टर यूज करता है? मिरर यूज्ड बाय स्पॉटलाइट कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। और कहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, वो लाइट बल्ब को कहां पर रखेंगे? एट द फोकल पॉइंट। समझ में आया क्या? अच्छा कोई स्ट्रीट लाइटिंग के लिए रोड साइड में आपका लाइट लगा है, उसमें आप क्या चाहते हो कि अगर यहाँ पर कोई एक खंबा है, इसमें एक लाइट लगा है, आप क्या चाहते हो कि यहां से रे निकल के सीधे नीचे गिरे, ऐसे गिरे? चाहते हो? नहीं, आप क्या चाहते हो? लाइट निकल के ऐसे गिरे, बिछड़ के गिरे, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? ये जो मान लो कि ये बॉल है, बॉल के सामने अगर ऐसा वाला रखोगे तो सारा तो रिफ्लेक्ट करके सामने गिरेगा, लेकिन बॉल के सामने अगर आप ऐसे वाला रिफ्लेक्टर रखोगे तो ये लाइट आया इधर गिरा, लाइट आया इधर गिरा। अरे तो कैसा रिफ्लेक्टर रखोगे? Convex. कॉन्वेक्स। एक मिरर रख दोगे जो कि कन्वेक्स होगा। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको याद रखना है। स्ट्रीट लाइटिंग में मिरर यूज्ड फॉर एज रिफ्लेक्टर, मिरर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग क्या होगा? कॉनकेव की कन्वेक्स? Convex. कन्वेक्स। अच्छा सेविंग मिरर, Sir, शेविंग करने के concave. लिए, शेविंग करने के लिए शेविंग मिरर रिक्वायरमेंट की हिसाब से हम करते हैं ना। अच्छा शेविंग मिरर आपके घर में तो होगा, Concave. पर नहीं है तो पापा को गिफ्ट कर सकते हो, बड़े अच्छी चीज है। शेविंग मिरर में हम क्या चाहते हैं? कोई कीड़े महासव कुछ भी हुआ है उसको बगल में से रखो, बड़ा करके दिखेगा तो साफ करने में आसान होता है। मतलब मिरर को कहाँ रखते हैं? मुंह के पास रखते हैं। You are between focal point and pole and you want an enlarged virtual image. Why virtual? Because you can see. Why enlarged? तो clearly दिखेगा। Enlarged virtual image चाहिए when the object is between pole and the focus। कौन सा मिरर यूज होना है? Concave. कॉनकेव। तो शेविंग मिरर, मेकअप मिरर है ना, लड़कियों का मेकअप मिरर होता है तो उसमें क्या होता है? ये कॉनकेव ऐसा होता है। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ओहो, और ये हो गया कन्वेक्स मिरर। क्या ये सब चीजें आपको याद रहेगा? Yes, sir. यस। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, ये सब क्या होते हैं? कनकेव मिरर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, कितने सारे कंसेप्ट और चीजें हम लोग समझ गए। नाउ आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। Yes, sir. ये मुश्किल क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, थोड़ा सोच समझ के देना है।
देखते हैं कौन इसका आंसर ढंग से दे पाता है। एंड राइट योर आंसर इन यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कौन आंसर दे रहा है, कौन बढ़िया आंसर दे रहा है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई एक यूट्यूब चैनल में एबीसीडी ऑप्शन देना है, खाली मैं एबीसीडी ऑप्शन दे दूंगा आपको एमसीक्यू टाइप का। यूट्यूब चैनल में देना है, मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, एक कनकेव मिरर है, यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सी। हुआ क्या है, इसके सामने हमने क्या किया, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। कैसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, इट्स ए स्क्वायर फ्रेंड। समझ में आया क्या, ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। और बताना है कि जो इमेज बनेगा वो दिखेगा कैसे। मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी है। इन द फिगर shown, in the figure shown, the image will look like, image will look like, ऑप्शन दे रहा हूं, look like, ऑप्शन ए, छोटा सा, ये हो गया आपका सी डी ए बी, दूसरा ऐसे दिखेगा। चलो एबीसीडी नेमिंग नहीं देते हैं, ऐसे दिखेगा। और नन, आपको बताना है कि जो इमेज है वो दिखेगा कैसे। ये हुआ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है, ये दिखेगा कैसे। समझ में आया क्या। दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये तो बन गया सबका, खाली एबीसीडी आंसर आपको देना है। आप क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर को दो, देखते हैं किसका दिमाग तेज भाग रहा है। दिमाग तो बैठ गया है, अब से आंसर बोलने लगा है। बोला किसका दिमाग तेज भाग रहा है, और अभी से वो नन 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 कर रहा है है ना। आप लोग ट्राई करना, आंसर बताना इसको। मालूम नहीं है, आप लोग बताओगे तब मैं बताऊंगा। अच्छा, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कभी कभार आप वो मैजिकल मिरर देखे हो जिसमें आप खड़े होते हो तो किसी में पेट बड़ा दिखता है, किसी में लंबा दिखता है, कभी देखे हो मैजिकल मिरर? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई एक इंसान बेचारा ऐसा खड़ा था किसी एक मिरर के सामने, ठीक है। और जब मिरर के सामने खड़ा हुआ और देखा तो उसको दिखा चीजें कैसे, चीजें उसको दिखा ऐसे, उसका इमेज कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा, उसका इमेज ऐसा बना। बताना है आपको, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मिरर कैसा है, चूज एप्रोप्रिएट मिरर। मैं आपको कुछ मिरर दे रहा हूं। ऑप्शन ए कनकेव मिरर, ऑप्शन बी प्लेन मिरर, ऑप्शन सी एक ऐसा वाला मिरर, ऑप्शन डी एक ऐसा वाला मिरर। ये कौन सा मिरर के सामने खड़ा है कि उसका इमेज उसको ऐसे दिख रहा है, मतलब ऊपरी हिस्सा इतना बड़ा दिख गया और नीचे सब छोटा बन गया। ऊपर से हाथी, नीचे मेरे साथी, है ना, हाथी मेरे साथी ऐसे बन गया। आपको ऑप्शन देना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। सही बताने वाले को चैनल पे आपको लव साइन मिलता है ना, लव साइन मिलेगा, और क्या मिलेगा नहीं। चलिए
फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।